ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पार्ट सी का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 14। जो अपना 14 चैप्टर है वो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग। ठीक है, आप देखो गवर्नेंस में आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने रीड किया था, उसमें हमने गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, और या फिर हम देखते हैं हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, है ना। यानी देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, वो 24/7 तो कंपनी में अवेलेबल नहीं रहते, ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब क्या हुआ, उन सबकी इंफॉर्मेशन उनको पता होना जरूरी है। बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स है, उनकी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, स्टेक होल्डर्स है, कंपनी के साथ इंटरेस्ट उनका कनेक्टेड है, और इवन रेगुलेटर्स जो हैं उनको भी जानना रहता है कंपनी कब क्या कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कंपनी क्या करती है, रिपोर्टिंग करती है, यानी जो भी उसने काम किया है वो उसको क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में, किसके सामने, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के सामने। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो कंपनी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है उसको वो डिस्क्लोज कर रही है इन फ्रंट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिपोर्टिंग। अब है ना, रिपोर्टिंग को हम टाइप्स में जो डिवाइड कर सकते हैं वो दो टाइप की रिपोर्टिंग हो सकती है। एक तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल, और एक हम कह सकते हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मतलब अगर कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन जो वो अपने स्टेक होल्डर्स को दे रही है, वो इंफॉर्मेशन कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर रिलेट कर रही है, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर एक कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है अपने स्टेक होल्डर्स को, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेट नहीं कर रही है, वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेट कर रही है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। अब देखते हैं होता क्या है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेट करना। अब देखो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, हमारी कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज, इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी रेवेन्यू है, यानी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनल अकाउंट्स की, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आप डिस्क्लोज करोगे तो किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल में। आपके कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, वो सब कुछ भी किस में आ जाएगा, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम लोग क्या बताएंगे, बेसिकली कंप्लायंस एस्पेक्ट्स के बारे में, कि एक कंपनी कौन कौन से कंप्लायंस कर रही है, कौन कौन से कंप्लायंस उसने कर ली, कौन सी पेंडिंग बची है। तो बेसिकली कंप्लायंस वाला सारा एस्पेक्ट, परफॉर्मेंस वाला सारा एस्पेक्ट, वो सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल में जो आता है वो हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स। एक कंपनी जो है उसको एथिकल तरीके से कंडक्ट करना होता है, एक कंपनी के ऊपर CSR ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होते हैं, सस्टेनेबिलिटी एप्लीकेबल होती है। यानी बेसिकली एक कंपनी कंप्लायंस, एथिक्स, CSR, सस्टेनेबिलिटी, यानी सोसाइटी के लिए वो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए वो क्या कर रही है, ये सारी के सारे चीजें जब वो डिस्क्लोज करती है तो वो सब कुछ किस में आ जाता है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आ जाता है। ठीक है, तो फाइनेंस वाला सारा एस्पेक्ट फाइनेंशियल है, ये वाला सारा एस्पेक्ट जो रिमेनिंग बच गया दैट इज व्हाट, नॉन फाइनेंशियल। एंड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं डिफरेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसने पास्ट में क्या काम किया है वही बताती है। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, पास्ट सेंट्रिक है, कि आपने कितने प्रॉफिट कमाया, कितने लॉसेस हुए, हमारे पास में पास्ट ईयर में जो अपना फाइनेंशियल ईयर उसमें कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो अगर हम लोग एक्चुअल जो हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी हम जिस भी ईयर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम वो क्या रिपोर्टिंग करेंगे कि इस ईयर में जो अभी चला गया जिसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें हमारे पास में क्या क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। तो हमने पास्ट ईयर के बारे में सब कुछ बताया, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। वेयर एज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बताती है, वो भी बताती है कि हमने फ्यूचर में भी क्या करना है। दैट मीन्स आपकी फ्यूचर में क्या प्लान्स है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपने क्या सोच रखा है, आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स में एंटर करना चाहते हो। तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है उसके बारे में भी बता सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अच्छा, अब हम लोग बात करें
फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है वो आप किस किस टाइप से कर सकते हो, कौन कौन सी रिपोर्टिंग इंक्लूड होगी किसमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या आ जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, ट्रेडिंग एंड P&L, इसके बाद में हमारी आ जाती है बैलेंस शीट, और आ जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, यानी जो चीजें हमें एक्सप्लेनेशन में देनी होती है नीचे, तो वो भी वहां पर इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट देती हैं, अगर लिस्टेड है तो उसको एनुअल के साथ साथ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली रिपोर्ट भी देनी होती है, तो वो सब कुछ भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। एक आपने सुना होगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, वो भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल में सारे रिपोर्टिंग में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग बात कर लें नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो नॉन फाइनेंशियल में अपने सब्जेक्ट में 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारी बोर्ड रिपोर्ट, सेकंड रहेगी हमारी CSR रिपोर्टिंग, और थर्ड हमारी रहेगी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 3 पार्ट्स हैं, बोर्ड रिपोर्ट, CSR रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अच्छा एक चीज सुनो, जो हमारी बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट जो है उसमें दोनों चीजें आती हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आता है और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आता है, तो वो दोनों में इंक्लूड हो सकती है, लेकिन मेनली उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो नॉन फाइनेंशियल के आ रहे हैं, इसीलिए हमारी बुक में उसको नॉन फाइनेंशियल के टाइप में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। फाइन, चलो अब एक बार यहाँ से देख लेते हैं, इंट्रो हमने देख ही लिया, देन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। अब देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आप करोगे तो उससे किस किस को हेल्प होगी, 2 लोगों को हेल्प होगी। एक तो कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्प होगी, एक कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको हेल्प होगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो उनको क्या क्या हेल्प होगी। मैनेजमेंट जो है जब वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा, तो एक तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को पता रहेगा कि उन्होंने क्या काम किया है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल क्या स्टेटस है, तो अगली बार उनको किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड भी है हमारे पास में, एविडेंस भी है, और उससे हम जान पाएंगे कि हम किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना एफर्ट हमें और करना है। तो दैट इज हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट। फाइन, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स को तो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए ना, स्पेशली शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि हमें अपना पैसा लगाना है, हमें और पैसा इन्वेस्ट करना है, और वी शैल विथड्रॉ। तो वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए स्टेक होल्डर, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, उनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। फाइन, चलो अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स आ जाएंगे, इसके अलावा क्वार्टरली एंड एनुअल जो रिपोर्ट्स जाती हैं वो आ जाएंगी। कंपनीज IPO लेकर आती हैं, तो IPO के केस में प्रोस्पेक्टस जाती है, उसमें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। और एक लास्ट में क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, जो पब्लिक कंपनी के केस में जाती है। इसके बारे में भी हम बाद में बात कर लेंगे, ये पार्ट A में आ जाएगा फाइन डिटेल में। चलो अब देखो हमें अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, तो वही बेसिक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को, हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, हमने क्या परफॉर्मेंस की है, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करा है, कैसे कैसे वो बेनिफिशियल है, तो ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो वही वाली चीज हमें दे रखी है इंपॉर्टेंस में। अब देखो एक तो अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, तो क्योंकि हमें पता है ये मैंडेटरी है, अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करी है तो आपके ऊपर क्या आ जाएंगे, बहुत सारी फाइन्स पेनल्टीज वगैरह एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, और इवन अगर आपको याद हो, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है और कंटिन्यू अगर आपने 2 साल तक नहीं किया, तो आप इनएक्टिव हो जाओगे, आपको डॉर्मेंट स्टेटस मिल जाएगा। आपने कंटिन्यू 5 इयर्स तक फाइलिंग नहीं की है तो आपका वाइंडिंग अप भी हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप पेनल्टीज और फाइन से बच जाओगे। इसके अलावा ये ऑडिटर्स की भी काम आती है, वो चेकिंग कर पाते हैं, उसको बेस बना के एविडेंस बनता है। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग्स में आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो कि हमें किस किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे इंपॉर्टेंस में। और इसके अलावा अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपके स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर सब सेटिस्फाइड रहेंगे, मार्केट में गुडविल बनी रहेगी, तो वो बेसिक्स तो सारे हो ही जाते हैं। आप कैपिटल रेज कर सकते हो, क्योंकि देखो रिपोर्टिंग के बेसिस पे ही लोग डिसाइड करेंगे हमें इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो वो सब चीजें आ जाएंगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लिमिटेशंस। अब देखो कोई भी चीज हो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो हो ही जाती हैं। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो जो मैंने आपको भी कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें क्या बताती है, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताती है सिर्फ और सिर्फ। अब कोई बंदा है
तो आजकल के टाइम पे देखो जो डिसीजन मेकिंग हम लोग कर रहे हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, क्या वो सिर्फ आप पास्ट के बेसिस पे कर सकते हो? क्या आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दे रही है। अच्छा, कोई ऐसी कंपनी हो जिसने पास्ट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया लेकिन फ्यूचर में वो एकदम डूब गई, तो हमने सिर्फ पास्ट के बेसिस पे जजमेंट नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कंपनी के फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या वो सोच रही है, क्या उसके प्लान्स है, और इवन एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, सीएसआर, सोसाइटी के लिए वो क्या कर रही है, ये सब एस्पेक्ट भी जानना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो हमें ओनली बैकवर्ड लुकिंग रिव्यू दे रहा है कि क्या हो गया, क्या होगा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में हमें नहीं बता रहा है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो है लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए ही क्या आई है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो टाइप है दैट इज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम सारे के सारे परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स, सोसाइटी के लिए हमने क्या करा, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, फ्यूचर प्लान्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी नॉन फाइनेंशियल में। और नॉन फाइनेंशियल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, बोर्ड रिपोर्ट, सीएसआर रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, बोर्ड रिपोर्ट से। अब आप जानते हो बीआर क्या होता है, जब भी एक कंपनी अपनी मीटिंग रखती है एजीएम, उसमें वो क्या प्रेजेंट करती है शेयर होल्डर्स के सामने, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स को क्या प्रेजेंट करनी होती है, अपनी बोर्ड रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, जिसमें बोर्ड ने क्या काम किया, कैसे किया, सारे के सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वो प्रेजेंट करती है किसके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनीज एक्ट ने कुछ कुछ चीजें मैंडेटरी कर रखी है कि आपको ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करनी ही है, और जो लिस्टेड कंपनी है अगर, तो उसके ऊपर एलओडीआर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स वहां पर देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बोर्ड रिपोर्ट जो है बेसिकली उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का कितना कैपिटल है, कितना उसने लोन ले रखा है, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, कैश कंपनीज कौन कौन सी है, डिपॉजिट्स कितने ले रखे हैं, लोन्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितने हैं, सीएसआर कितना कर रखा है। तो बेसिक जितने भी कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं उसमें आपने क्या क्या काम कर रखा है, उसकी डिटेल्स आप कहाँ दे दोगे, बोर्ड रिपोर्ट में दे दोगे। ठीक है, तो ये आपको पूरी यहाँ पे लिस्ट गिवन है कि ये सारे कंटेंट्स आपको बोर्ड रिपोर्ट में देने हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। चलो आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि लिस्टिंग रेगुलेशंस आपको क्या बोलता है कि आपको और किस चीज के बारे में बताना है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, जो आपका पॉश कमेटी वगैरह बनती है उसकी एक्ट आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो सब भी आपको बताना है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, दैट इज सीएसआर रिपोर्टिंग। ओके, सीएसआर क्या होता है, सब जानते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक कंपनी है, अगर एक कंपनी लिमिट्स में फॉल कर रही है, लिमिट्स ऑफ सेक्शन 135, तो उसको सीएसआर करना है, और अगर वो सीएसआर करती है तो उसे सीएसआर की रिपोर्टिंग भी करनी है। अब आपको यहाँ पे लिमिट्स नहीं बताई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वैसे सबको पता होगा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में 3 आपको लिमिट्स गिवन है। अगर आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, इनमें से आप किसी भी लिमिट में फॉल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको सोसाइटी के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, और वो आप कितना परसेंट एक्सपेंस करते हो, 2%। 2% हमें किसका निकालना है, एवरेज नेट प्रॉफिट्स का, कितने सालों के, पिछले 3 सालों के। तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, जो भी वैल्यू आई है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है, स्पेंड करना है। अगर जो अभी हमने लिमिट्स की बात की, आप उस लिमिट्स में फॉल करते हो तो फाइन। आप देखो, अगर एक कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसको और क्या बताना होगा कि हमने किस किस तरीके से काम किया, क्या हमने एक्सपेंस किया, कैसे किया, किस हमने एरिया पे एक्सपेंस किया, तो आपको कुछ कुछ डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, और वो सब काम आपको कैसे करना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक सीएसआर पॉलिसी भी बनाते हैं कंपनी में। ठीक है, तो आपने पॉलिसी बनाई, कैसे इंप्लीमेंट किया, वो सब चीजों की डिस्क्लोजर जाता है। अब देखो, जो सीएसआर रिपोर्ट है बेसिकली, वो सीएसआर रिपोर्ट आप अलग से भी अटैच कर सकते हो, या आप बोर्ड रिपोर्ट के साथ भी उसको इंक्लूड करके
लगा सकते हो। अब देखो उस वाली रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी CSR पॉलिसी क्या है, आप जो है वो क्या क्या यानी किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आपने एक्चुअल में कैसे काम किया, यानी आपका प्लानिंग क्या थी और आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या था, वो सब बताना है। आपने CSR कमिटी बनाई होगी, आपको वो भी बताना है। देन आपके ऊपर कितना लिमिट है, दैट मीन्स जो 2% की वैल्यू है वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे। पहले आपको क्या पता होने चाहिए, एवरेज नेट प्रॉफिट कितने सालों के, पिछले 3 सालों के, तो वो कैलकुलेशन भी बताओ उसमें। देन उसका 2% कैलकुलेट करके बताओ। इसके बाद में आपको ये बताना है कि आपने कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए था। लेट्स से आपको 5 करोड़ की वैल्यू आई है, वो 2% निकाल के, हो सकता है कि हमने पूरा ही स्पेंड कर दिया हो सकता है कि हमने सिर्फ 4 करोड़ स्पेंड किया है, 1 करोड़ हम नहीं कर पाए। तो आप बताओ कि आपने अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है तो वो कितना है और क्यों है, उसका क्या रीजन है, किस तरीके से आपने उसको स्पेंड किया है। अब देखो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, इसमें सब कुछ लिखा है। सबसे पहले आप अपनी एक्टिविटी पता करो कि कौन सी एक्टिविटी है, मतलब ये सब चीजें आप पता करने के बाद क्या कर रहे हो, CSR रिपोर्टिंग में डिस्क्लोजर। देन वो कौन से सेक्टर में है, ठीक है, कि वो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में है या वो विमेन एम्पावरमेंट वाले सेक्टर में है, ठीक है, या वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जो भी सेक्टर है वो आप सेक्टर आइडेंटिफाई करके बताओ, ठीक है। देन आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट आप अंडरटेक कर रहे हो क्या वो आपके लोकल एरिया में है या आपने लोकल एरिया छोड़ के कोई दूसरा स्टेट ले लिया है। देखो प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, हमेशा लोकल एरिया को। अगर वही बोलते हैं ना कि आपका लोकल एरिया अच्छा नहीं है, पहले बाहरों को चले हो आप अच्छा करने के लिए, तो वो काम नहीं करना है। पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, आपके लोकल एरिया को देनी है। इसके बाद में आपका कितना एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल वैल्यू जितना आपको खर्चा करना चाहिए था, जो हमने कितना लिया एग्जाम्पल में 5 करोड़, वो बताओ। इसके बाद में आप ये बताओ कि आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया, उसके ऊपर कितना अमाउंट अनस्पेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, वो सब कुछ आप बताओ। और उसके बाद में आप ये बताओ कि आपने जो ये एक्सपेंस किया है, देखो कभी कभी क्या होता है जो कंपनीज है ना वो डायरेक्टली कर लेती है कि खुद की ही यहाँ पे कमिटी है और खुद ही काम कर रहे हैं। कभी कभी वो क्या हायर कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, लाइक किसी NGO को या NPO को हायर कर लिया उन्होंने, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, क्योंकि देखो उनका काम ही यही है ना, CSR का, सोसाइटी के लिए काम करने का। तो उनके साथ में उनको मिलकर काम कर लेते हैं कि हम जो है आप हमारे सपोर्ट कर दो, हम पैसा लगाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आप कर देना। तो कंपनी ने डायरेक्टली काम किया है, उनके साथ मिलकर काम किया है, व्हाटएवर जैसा भी है, इन सब की डिटेल्स आप बता दो, फाइन। और अगर आपने वो 2% का खर्चा नहीं किया है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा अलॉन्ग विद रीजंस। और जो भी आपकी CSR पॉलिसी है, सब कुछ है, उसका वेबसाइट पे भी आपको डालना है, कंपनी की वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट का वेब लिंक आपको रिपोर्टिंग में देना है कि किसी को डायरेक्टली ऑनलाइन चेक करना है वेबसाइट पे जाके तो वो चेक कर सकता है। तो ये सब चीजें हम किसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमारे CSR रिपोर्टिंग में। तो हमने 2 रिपोर्ट्स पढ़ ली, फर्स्ट हमारी क्या थी, बोर्ड रिपोर्ट, एंड सेकेंड हमारी क्या है, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। अब हम चलते हैं थर्ड पे, दैट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब देखो सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं CSR के बीच में और सस्टेनेबिलिटी के बीच में। देखो जो CSR है ना बेसिकली वो मैंडेटरी है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो ऑप्शनल है। अब CSR में आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 ने क्या बोल दिया, अगर आप लिमिट्स ऑफ फॉल करते हो ना तो आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा, 2% का एक्सपेंस आपको करना ही पड़ेगा, आपकी ऑब्लिगेशन है। और आप जो है आपने सुना होगा कंपनी एक्ट का शेड्यूल 7 आपको एक्टिविटीज की लिस्ट देता है कि जो आप 2% का एक्सपेंस करोगे वो आप क्या करोगे, वो शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज में से ही करोगे, ठीक है। तो ये हो गया कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, खुद से मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग क्या होते हैं, ठीक है भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया हमें करना ही पड़ेगा, मन मार के करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो कुछ लोग तो वो कैटेगरी के आते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं जिसने गवर्नमेंट ने बोला है, दैट मींस मैंडेटरी काम तो किया ही किया है, उसके अलावा वो एडिशनल भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा काम वो कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कितना सुनते होगे जो मार्केट में कंपनीज है वो जो प्रोडक्ट्स बना रही है वीगन और क्रूएल्टी फ्री, यानी वो एनिमल स्किन के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे, एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जो है या उनकी स्किन वगैरह जो है बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। लाइक बैग्स वगैरह भी आ रहे हैं तो वो बिना लेदर के बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे या इसके अलावा जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो RRR में बिलीव करती हैं,
रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो एकदम प्लास्टिक को उन्होंने बैन कर दिया कि हम बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, या इवन बहुत कंपनीज ऐसी है जो वेस्ट लाइक प्लास्टिक वगैरह का वेस्ट आ रहा है, उन वेस्ट को यूज करके क्या बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने सच कुछ मैंडेटरी आपके ऊपर नहीं बोला कि आपको एक्सपेंस करना है। आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपने एंड पे, अपनी इच्छा से। यानी आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा बनाने के लिए, या अपनी मार्केट में एक पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए, या इमेज बनाने के लिए, या आप वैसे भी अच्छे आदमी हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जिससे सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको तो बेनिफिट होगा, वो तो होगा ही। तो आपने जो एक्स्ट्रा काम किया है, इवन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो लॉ के अलावा भी, जैसे आपको पता है ना, हम पढ़ते हैं कंप्लायंस इन लेटर एंड स्पिरिट, तो लेटर में तो सब मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तो पेनल्टी आएगी, ठीक है, जो लॉ में लिखा है वो कर लिया, पर स्पिरिट, लॉ का इंटेंशन समझना और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, दैट इज व्हाट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगा रहे हो तो सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगा। और अगर आप सस्टेनेबिलिटी वाला काम कर रहे हो तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ सोचते हैं शॉर्ट टर्म, हमें कमाना है प्रॉफिट, दैट्स इट। पर आजकल के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सस्टेनेबिलिटी जो है उसके 3 पिलर्स हैं। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं, कौन कौन से, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। इनको हम बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कौन कौन सा है, फर्स्ट है इकोनॉमिक, देन है एनवायरमेंटल, और तीसरा है सोशल। यानी ये तीनों पिलर्स हैं जिसके ऊपर एक कंपनी की ग्रोथ टिकी हुई है। अब पिलर्स है, अब सोचो इनमें से एक भी पिलर अगर गिर जाता है, फॉल कर जाता है, क्या बाकी 2 पिलर संभाल पाएंगे? नहीं। दैट मीन्स एक कंपनी को जो अडॉप्ट करनी है अप्रोच, उसमें उसको इन तीनों पे ध्यान देना है। अब लेट्स से कोई कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है, मैं ओनली प्रॉफिट्स कमा लूं, मुझे एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। अब वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देगी तो पहली बात, एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, मतलब लेट्स से पोल्यूशन कर रही है, रिसाइकलिंग नहीं कर रही है, प्लास्टिक का यूज कर रही है, तो एक टाइम के बाद जो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, आपके ऊपर एक्सेसिव लॉज लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देंगे। ठीक है, और ऑल्सो अगर मान लो आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश नहीं है, आप एथिक्स नहीं मान रहे हो, सोशल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो सोसाइटी के लोग हैप्पी नहीं है। जब लोग ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, स्टेक होल्डर्स ही हैप्पी नहीं है, तो आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया तो आप शॉर्ट रन में तो सर्वाइव कर लोगे, लॉन्ग रन में आप डूब जाओगे। ठीक है, अच्छा कुछ कंपनीज होती हैं जो एकदम कि हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, प्रॉफिट गया तेल लेने। अब अगेन अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे, मैं एनजीओस की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग कंसेप्ट है, मैं नॉर्मल कंपनीज की बात कर रही हूँ कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप इस पे सर्वाइव करोगे, तो आप कर सकते हो क्या? एक टाइम के बाद आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको जेब से पे करना पड़ेगा, तो आप कमा ही नहीं रहे हो तो आपका बिजनेस बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, तीनों में से कोई भी पिलर अगर मिसिंग हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आप ओनली शॉर्ट रन में सर्वाइव करके रह जाओगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, हम क्या पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी हमें इनडेफिनेट टाइम तक चलना है, ग्रोथ करनी है हमें, तो आपको तीनों पिलर्स को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने क्लासेस ली हैं कंप्लीट तो वहां पर हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखते हैं, इवन हमने एक वीडियो लेक्चर से भी इसको समझाया, एग्जाम्पल है, तो आप एक बार वो देख लेना। बट आई होप अभी बेसिक आपको क्लियर होगा कि तीनों पिलर्स में हमें बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये मीनिंग तो हमने देख लिया, पर हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, रिपोर्टिंग। तो अब एक कंपनी ये तीनों पिलर्स पे खड़ी हुई है, कोई एक पिलर गिर तो नहीं गया है, कंपनी ने क्या एफर्ट किया है, कैसे एफर्ट किया है, इन सब चीजों की डिटेल एक जो कंपनी है उसको रिपोर्ट में बतानी है। किसको बतानी है? ऑब्वियसली अपने स्टेक होल्डर्स को। तो अगर एक कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी में क्या काम किया है, वो काम वो रिपोर्ट कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे,
कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो अभी तक एज सच मैंडेटरी नहीं है, सीएसआर मैंडेटरी है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट तो अपने मन से कर ही सकते हो, नहीं करोगे तो आप ही बंद होगे। तो अभी तक ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो इसीलिए जो रिपोर्टिंग है वो वही कंपनीज करेंगी जो इसको कंसेप्ट को मान रही है। जो नहीं मान रही है वो ओनली क्या कर लेंगी, सीएसआर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सीएसआर से वन स्टेप अहेड है, एक्स्ट्रा काम हम लोग कर रहे हैं। फाइन, ओके। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे गिवन है बेनिफिट्स। अब अगर आपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की है तो इंटरनल बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको पता रहेगा कि कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी स्ट्रांग हो और नॉन फाइनेंशियल में भी स्ट्रांग हो, आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, आप रिडक्शन कर पाओगे कॉस्ट में। इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, ठीक है, आपके लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इंटरनल तो ये सब हो गए, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, आपने सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम किया, रेगुलेटर्स आपसे खुश रहेंगे, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे खुश रहेंगे। इसके अलावा आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी मार्केट में, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो जो लोग, कुछ लोग आजकल ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दें, लेकिन मोस्ट जो इन्वेस्टर्स उनको क्या लगता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, जो यहाँ पे कंट्री की भी ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, तीनों एस्पेक्ट्स में, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। फाइन, तो वो सारी चीजें आपको बेनिफिट्स में मिल जाएगी। इसके बाद देखो समझो की ड्राइवर्स। ड्राइवर्स मतलब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स, कि कौन से लोगों की वजह से या कौन से फैक्टर्स की वजह से आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, यानी कौन हमारे ऊपर फोर्स डाल रहा है एक तरीके से कि ये बोल रहा है इसलिए मैं वो काम करना है। सबसे पहले है रेगुलेशंस। अब देखो बहुत जगह पे, जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने सीएसआर तो मैंडेटरी कर ही रखा है, बहुत जगह पे गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज में क्या कर रही है, सस्टेनेबिलिटी को भी मैंडेटरी कर रही है, और हो सकता है नियर फ्यूचर में इंडिया में भी ये एप्लीकेबल हो जाए। देखो बहुत रिस्ट्रिक्शन तो वैसे भी हो गई हैं, एनवायरमेंट लॉज कितने सारे बन गए हैं, तो रेगुलेशंस ने बोला है। इसके अलावा कस्टमर्स, आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ उन ब्रांड से सामान खरीद रहे हैं जो वीगन है, ठीक है। वो लोग जो हैं वो बाकी जाते ही नहीं है, लाइक बैग्स वगैरह भी आप देख लो तो वो वही खरीद रहे हैं जहाँ पे वीगन और क्रुएल्टी फ्री वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो कस्टमर्स का भी एक शिफ्ट हो गया है कि वो एनिमल जो है वो भी वेलफेयर चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे एनवायरनमेंट को कोई हार्म हो, प्लास्टिक के नहीं यूज कर रहे हैं। आप देखा होगा आजकल जो स्ट्रॉज वगैरह आती हैं, मेटल की स्ट्रॉज आती हैं, ग्लास की स्ट्रॉज आती है, तो वो कस्टमर्स खुद भी अवेयर हो रहे हैं कि हमें ना ऐसे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में जाके कुछ चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा लॉयल्टी, अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपने इतना सब कुछ किया, बेनिफिट किया, तो आपकी जो है इमेज मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो आपके स्टेक होल्डर्स है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एनजीओज एंड मीडिया, अब देखो ऑब्वियस सी बात है अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे जो मीडिया वगैरह है वो भी आपको क्या करेगी, लाइमलाइट में लेकर आएगी। वही अगर आप उल्टा काम कर रहे हो तो बढ़ा चढ़ा के आपको एकदम आपकी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अगर आपने बेसिकली अच्छा काम किया है तो आपके ऊपर इन लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से कैसे इंपैक्ट आएगा, इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये आपकी तारीफ करेगी पब्लिक में, एनजीओ वगैरह पे आपको सपोर्ट करेंगे, वरना एकदम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, नाउ इवन एम्प्लॉयज, हम लोग जो हमने सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, तो सोशल एस्पेक्ट में एम्प्लॉयज भी आते हैं कि आपको एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, प्रॉपर इंसेंटिव्स वगैरह देने हैं, गुड वर्किंग कंडीशंस देनी है, ठीक है, ये सब चीजें भी इसमें आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो भी खुश रहेंगे। इसके अलावा पीयर प्रेशर, अब कुछ लोग ही होते हैं कि हमें खुद को नहीं करना, लेकिन भाई कॉम्पिटिटर कर रहा है, अब लोग उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, हम नहीं चाहते तो हमें करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है भाई कि दूसरों को देखा देखी करके, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो खुद ही अच्छी हो, कि हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो कंपनीज देमसेल्व्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली बात है वो लोग क्या चाहेंगे कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो काफी अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ वो कर रही है, ठीक है। और इवन इकोनॉमिक फैक्टर भी तो है, ये चीज याद रखना, एनवायरनमेंट सोशल में सिर्फ इन्वॉल्व हो जाओगे, इकोनॉमिक को भूल जाओगे तो भी प्रॉब्लमैटिक है। फाइन, चलो ये एक दो बार रिपीट हो गया है गलती से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, GRI इनिशिएटिव्स। अब अगर आपको याद हो, हमने जो पिछले दो चैप्टर्स देखे हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 13, वहां पे जैसे ही चैप्टर हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह,
उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट, वो सब लोग मिलकर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करते हैं, अपना गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनकी कंपनीज फॉलो कर सकती हैं, लेकिन वो वॉलेंट्री रहता है, मैंडेटरी नहीं रहता है। वो बस एक गाइडेंस दे रहे हैं और उसमें यूनिफॉर्मिटी है, यानी बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए है, तो कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। तो जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा था ERM और ISO, हमने उसके बाद में पढ़ा था ICS में कोसो था, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है GRI, दैट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक पूरा फॉर्मेट और उसकी इंपॉर्टेंस और कैसे करना चाहिए वो सब कुछ बता रखा है। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, अपने इंडिया में हमने बात की कि कंपलसरी नहीं है, तो जब कंपलसरी नहीं है तो जो इंडियन कंपनीज हैं जो कि रिपोर्टिंग करना चाहती है, वो ये बोल सकती है कि हम करना तो चाहते हैं पर हम किस फॉर्मेट में करें, कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट उनको क्या बोल सकती है, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स गिवन है, GRI ने दे रखा है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। चलो आप देखो यहाँ पे जो आपको GRI स्टैंडर्ड्स हैं, पहले तो उनका वही जो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन गिवन है, उसके बाद में आपको ये बताया जो GRI स्टैंडर्ड्स हैं उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोला है, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट। आप देखो एक कंपनी के इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं हो कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के लिए रिपोर्टिंग करें, कि हमने जो रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल कर दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, इन्वेस्टर्स का बेनिफिट, या हमने एकदम नॉन फाइनेंशियल कर दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट। नहीं, आपको जो रिपोर्टिंग करनी है उसमें आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सबके लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। जो भी पर्सन जो भी टाइप की इंफॉर्मेशन देखना चाहता है उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक। तो फर्स्ट हो गया मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट। इसके बाद में आपको बता रखा है अ रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट, कि बेसिकली ये जो GRI स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे अगर हम सर्वे करके निकाला गया है कि वर्ल्ड की जो 250 बड़ी बड़ी कंपनीज है, मोस्ट लार्जेस्ट कंपनीज वर्ल्ड की, उसमें से 92% क्या फॉलो करती हैं, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और वो क्या कर रही हैं, रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, और उस 92% में से 74% GRI की गाइडलाइंस यूज करती हैं, GRI का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करती हैं। तो बेसिकली बता रहे हैं कि हमारा GRI बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज उसको यूज कर रहे हैं। देन क्या बोला है, गवर्नमेंट रेफरेंसेस। आजकल के टाइम पे इवन बहुत सारी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, इंसिस्ट कर रही है अपने कंपनीज को कि तुम भी उसको फॉलो करो। तो एज ए रिजल्ट 35 कंट्रीज जो है वर्ल्ड में वो यूज कर रहे हैं। देन आता है इंडिपेंडेंस, यानी बेसिकली आप देखो जो GRI स्टैंडर्ड्स हैं कहीं वो बायस नहीं हो जाए कि अच्छा वो सिर्फ US को फेवर कर रहे हैं या ओनली इंडिया को फेवर कर रहे हैं, नहीं, हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी वगैरह रहे, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स है ना वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, यानी वो किसी पर्टिकुलर कंट्री और उसकी लॉज को क्या नहीं करें, फेवर नहीं करें, उसकी तरफ बायस्ड नहीं हो जाए। फाइन। देन आता है शेयर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंडिया की कंपनी है और उसको क्या करनी है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब इंडिया में तो एज सच कोई फॉर्मेट अभी तक गिवन नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी ने बता दिया है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वो नहीं अवेलेबल है। तो अब वो जो कंपनीज हैं उनको क्या लगेगा कि अगर हमें रिपोर्टिंग करनी है तो हमें रिपोर्टिंग का फॉर्मेट चाहिए। अब फॉर्मेट तो एज सच प्रेस्क्राइब है नहीं, तो वो फॉर्मेट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे, प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, खुद इतना ज्यादा उस पर कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है, तो उनका बहुत कॉस्ट आता है। वेयर एज यहाँ पे GRI में बना बनाया पड़ा है ना, बना बनाया है, आप उसको अडॉप्ट करो तो आपकी कंपनी की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी क्या, नहीं। और ऑल्सो GRI को बनाने में जो कॉस्ट है क्या वो हमने किसी इंडिविजुअल कंपनी से ली है क्या, नहीं, उसमें इतनी सारी कंट्रीज है तो वो सब ने मिलकर वो बनाया है, तो जो कॉस्ट आई है वो उन सब में शेयर हो गई, तो किसी इंडिविजुअल कंपनी या कंट्री के ऊपर एज सच कोई बर्डन नहीं आने वाले। फाइन। तो शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब हमने देखे एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स हैं ये, GRI स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स हैं। ओके चलो अब देखते हैं जो GRI के स्टैंडर्ड्स हैं वो उसने स्टैंडर्ड में क्या क्या बताया, मतलब बेसिकली रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसने जो बोला है कि GRI का स्टैंडर्ड फर्स्ट वाला है 101, वो बताता है फाउंडेशन, ठीक है, कि आपको किस किस तरीके से उसको यूज करना है। 102 में क्या है, जनरल डिस्क्लोजर्स, उसमें क्या है, कंपनी क्या है, कैसी है, मतलब बेसिक कंपनी के बारे में उसकी हिस्ट्री और उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और देन 103 में आएगा
कि एक्चुअल में जो आपने मैनेजमेंट ने काम किया है किसमें, सस्टेनेबिलिटी में, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में डील कर रही है, उसको मैनेज कर रही है, वो सब कुछ कहाँ पे आ जाएगा 103, दैट इज मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको डिस्क्लोजर देना है। चलो अब अगेन आपको गिवन है इंटरनल और एक्सटर्नल बेनिफिट्स। वही इंटरनल में तो क्या होंगे, हेल्प करेगा, आप फ्यूचर में कैसे कैसे अपने को इंप्रूव कर सकते हो, आपकी रिस्क कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, कॉस्ट कैसे कम करना है आपको, तो वो सब चीजें आ जाएगी। एक्सटर्नल में जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद में आपकी ब्रांड और वैल्यू ये सब बढ़ जाएगा। आपकी जो है पेनल्टीज वगैरह तो नहीं आएंगी एज सच क्योंकि वॉलंटरी होता है, लेकिन स्टिल ब्रांड वैल्यू तो आपकी बढ़ी जाएगी और लोग आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। अब आते हैं हम लोग इंडिया में। अब देखो इंडिया में जैसे हमने बात की है कि ये जो रिपोर्टिंग है ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब हमें पता है सेबी पीछे नहीं हटने वाला। लिस्टेड एंटिटीज है तो सेबी उसमें टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो टॉप 1000, कितनी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको क्या फॉलो करना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना है। और उसका फॉर्मेट वगैरह किसने बता रखा है, ऑब्वियसली सेबी ने बता रखा है, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको कुछ 500 याद आ रहा होगा, तो ऑब्वियस है पहले जो आपका 500 था वो अमेंड होकर कितना हो गया 1000। तो पहले ओनली 500 टॉप 500 को करना होता था, अब किसको करना है, टॉप 1000 वाली एंटिटीज को ये रिपोर्टिंग करनी रहेगी यहाँ पे। और जो ये आपको रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग पहले क्या थी, BRR, अब हो गई है BRS। तो ये चीज याद रखना, अगर किसी ने पहले वाला पढ़ रखा है तो अब अमेंडमेंट आ चुका है। पहले क्या था, टॉप 500 के लिए था और वो भी क्या था, BRR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अब क्या हो गया है, टॉप 1000 के लिए हो गया है और अब BRR नहीं है, ये फॉर्मेट चेंज करके बना दिया गया है BRSR, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी में ही इंक्लूड कर दिया क्या चीज, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब जो टॉप 1000 एंटिटीज है ना, उन्हें बताना क्या है इसमें, उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वॉलंटरी गाइडलाइंस दे रखी हैं। किसके ऊपर, देखो यहाँ पे सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर MCA ने नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये हम 16 चैप्टर में रीड करते हैं, डिटेल में ये वहां पर गिवन है। अभी के लिए आप इतना याद कर लो कि जो भी गाइडलाइंस MCA ने इशू की हैं वो गाइडलाइंस कंपनी ने मानी है या नहीं मानी है, मानी है तो क्या क्या चीज उसमें किया है, तो इसका स्टेटस, इस चीज के स्टेटस को कंपनी कहां बताएगी, अपने BRSR में रिपोर्ट करेगी। फाइन, तो ये प्रिंसिपल्स माने हैं, नहीं माने हैं, कितने माने हैं, इसका रिपोर्टिंग किस में करना है, BRSR में करना है। और ये किसको करना है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलो, और ये जो चीज है यानी ये वाला पॉइंट है, ये कहां पर गिवन है, सेबी LODR में, और रेगुलेशन कौन सी है, रेगुलेशन नंबर 34 जब पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। फाइन, एनुअल रिपोर्ट विद रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। चलो, अब इसके बाद में ये आपको पूरा अगेन वही चीज बता रखा है कि पहले BRR था, उसके बाद अमेंड होके BRSR आ गया है, तो वो सब चीजें आपको इलैबोरेट करनी है। अब देखो एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे आपको गिवन है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है, और जो मैंने आपको बताया था इट शैल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग BRR, ठीक है। अब ये जो BRSR था वो जब नया नया, देखो कोई चीज नई नई आती है तब वो वॉलंटरी होती है, तो ये 21-22 के लिए क्या था, वॉलंटरी था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, वहां से ये क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रख लेना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, चैलेंजेस इन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब देखो किसी भी चीज को मेन स्ट्रीम करने का क्या मतलब है, एकदम मतलब पिक्चर में लाना कि हाँ सब लोग ही वो कर रहे हैं, और एक होता है साइडलाइन, साइडलाइन ये ठीक है जिसका मन हुआ वो कर रहा है, बाकी इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी तक क्या है जो रिपोर्टिंग है सस्टेनेबिलिटी वाली, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, तो अब अपना इंडिया आप लोग जानते हो, कोई भी चीज अगर मैंडेटरी नहीं होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, भाड़ में जाए, मतलब उतने सीरियस नहीं होते हैं उस सारे मैटर को लेके। तो अब यहाँ पे हमें यही बताया हुआ है कि क्यों इसको मेन स्ट्रीम अभी तक नहीं किया जा रहा है, क्यों कंपनीज इसको इतना इग्नोर कर रही हैं, क्यों, क्या रीजन। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही है, आपने वो चीज मैंडेटरी नहीं करी है, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स खुद ही इतने सीरियस नहीं है, तो फिर आप कंपनी से तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो हम वही देख रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, आपने वॉलंटरी कर दिया, हाँ ठीक है, सेबी की बात हमने मान ली, उसने बना दिया BRSR, लेकिन उसके अलावा
बाकी कंपनीज जो है उनके लिए तो क्या है, ये वॉलंटरी है। अब वॉलंटरी रखोगे तो फिर कितने ही कंपनीज मानेंगी, तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए। देन आपको लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है। अब जो है ये रिपोर्टिंग कौन करेंगे, कंपनी के बोर्ड, कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप अवेयर करो उनको कि अगर आप ये इंफॉर्मेशन दोगे तो कितनी ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगी, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इससे अफेक्ट हो सकती है। तो आप अवेयर करो लोगों को। देन अब देखो जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह वही बोल सकते हैं कि हम करना तो चाहते हैं पर हम कैसे करें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, और हम अगर फॉरेन वाला लाइक GRI वाला भी लेते हैं तो कौन देखे कौन रिपोर्टिंग करे, बहुत मगजमारी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपकी ड्यूटी किसको दो, प्रोफेशनल को। तो प्रोफेशनल जैसे अभी हमारे कोर्स में इसको इनकॉर्पोरेट किया ना, वैसे क्या बोला, जो प्रोफेशनल्स है अपने CA/CS हैं उनको ट्रेनिंग दो, आप उनको इस बारे में नॉलेज दो जिससे उनको भी आ जाए कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, और वो अगेन अपनी कंपनीज में जाकर इसका नीड को इंसिस्ट करें कि अच्छा हाँ ये करना चाहिए। तो आप एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करो स्पेशली प्रोफेशनल्स को। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स, अब जैसे अभी तो चेंज हो गया है लेकिन बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एकदम होते हैं ना, अंधे होते हैं, बस प्रॉफिट आ रहा है ना कंपनी में, बाकी कंपनी का तेल लेना हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो वाली अप्रोच अब नहीं होनी चाहिए। आप इन्वेस्टर्स को भी अवेयर करो कि यार ये कंपनी में ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद प्रॉफिट लॉन्ग रन के लिए। तो अगर इन्वेस्टर्स अवेयर होंगे तो वो कंपनी को बोलेंगे कि हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपने सस्टेनेबिलिटी वाला काम किया प्लस उसकी रिपोर्टिंग की है। तो अगर आपने ये चारों चीजों को ठीक कर लिया तो आपकी सस्टेनेबिलिटी जो अभी साइडलाइन हो रखी है वो अपने आप में किस में आ जाएगी, मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। ठीक, ओके, चलो अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब देखो हमने दो टाइप की रिपोर्टिंग पढ़ ली, एक हमने कौन सी पढ़ ली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक हमने कौन सी पढ़ ली, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप ना लोग क्या बोलेंगे, यार हमें आपकी कंपनी की दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल भी चाहिए और साथ के साथ नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए, फाइन। अब हमें ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें फाइनेंशियल के लिए अलग रिपोर्ट पढ़नी है, हमें नॉन फाइनेंशियल के लिए अलग रिपोर्ट पढ़नी है। तो अब क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 चैप्टर की मैराथन दूंगी, बाकी रिमेनिंग चैप्टर तुम कहीं और ले लो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि क्या ही झंझट है, एक चीज के लिए यहाँ जा रहे हैं, एक और चीज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। अगर एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। तो इन्वेस्टर भी वही चाहते हैं कि हमें दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल भी चाहिए एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए। तो हम दो दो अलग अलग रिपोर्ट्स क्यों पढ़ें, आप हमें एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के दे दो जिसमें आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कंबाइन कर दो, ठीक है। और ये जो आप कंबाइन करके दोगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें दो अलग अलग रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब इनको क्या करना पड़ता है, सेम ही कंपनी है, सेम ही कोई प्रोजेक्ट होगा, उस एक प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कितना प्रॉफिट कमाया, क्या ग्रोथ थी, ये था वो था, कितने इन्वेस्टर्स हैं, वो सब हमने कहाँ पढ़ लिया, फाइनेंशियल में। उसके फ्यूचर के क्या प्लान्स रहेंगे, उसमें ESG एस्पेक्ट क्या है सेम प्रोजेक्ट का, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल में। तो एक ही प्रोजेक्ट इतना डिवाइड हो गया कि आपको एक प्रोजेक्ट को स्टडी करना है तो दो दो रिपोर्ट पढ़नी पड़ रही है। तो इसीलिए क्या कंसेप्ट आया है IR का कि आप क्या करो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को इंटीग्रेट करो। और इंटीग्रेट का मतलब ये नहीं आपने दो कॉलम बनाए, यहाँ कॉपी कर दिया फाइनेंशियल और यहाँ कॉपी कर दिया नॉन फाइनेंशियल, नहीं। आप पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाओ, प्रिपेयर करो कि एक पूरी स्टोरी फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसे उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो वो सब कुछ जिस रिपोर्ट में किया जाता है दैट इज व्हाट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो SR जो है अपनी नॉन फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट वो ही मैंडेटरी नहीं है, तो इसको भी अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम में इसको भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो एक चीज गिवन है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज 1 स्टेप अहेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। हो सकता है एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे और आपको बोल दे कमेंट। अब देखो क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में ओनली कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आते हैं, और IR में दोनों आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे वाइडर स्कोप का होगा, इसीलिए उसको क्या बोला, इट इज 1 स्टेप अहेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगेन हम सब में पढ़ते ही हैं कि आपको पहले बेसिक बताएगा, बेसिक के बाद में आपको क्या बताएगा, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है वो बताएगा। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है दैट इज IIRC, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। अब इसने अगेन आपको क्या दे रखा है,
अप्रोच बताई है कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या आपका फॉर्मेट होगा, क्या उसका इंपॉर्टेंस होगा। तो देखो इससे क्या होगा, एक तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। हमने अलग अलग प्रोवाइड किया था, यहाँ पर हम एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है उसके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको वही बेसिक बता रखा है कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फॉर्मेट्स है। इसके बाद में ये आपको कुछ कैपिटल्स के बारे में बताता है, अभी हम देखने वाले हैं। ये आपको बताता है कि एक कंपनी में जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो स्टार्ट होगी, जो हम पैसा लगाते हैं हम उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जहाँ पे कैपिटल है ना, कैपिटल इज व्हाट, रिसोर्सेस। तो अभी तक हमारे माइंड में ओनली क्या है, कैपिटल मतलब फाइनेंस, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक कंपनी के लिए सिर्फ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कंपनी के रिसोर्सेस। तो वो 6 टाइप के कैपिटल्स या 6 टाइप के रिसोर्सेज हैं जो कि एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम उसको देखते हैं, जो हमारे 6 टाइप के कैपिटल्स हैं। देखो यहाँ है सबसे पहले जो हमारा कैपिटल, दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। तो वो तो हम जानते हैं, कंपनी जो पैसा अरेंज कर रही है। तो फाइनेंशियल कैपिटल इज व्हाट, सोर्स ऑफ फंड्स, कि चाहे कंपनी इक्विटी से लाए या कंपनी डेट से लाए, जो फंडिंग है दैट इज व्हाट, फाइनेंशियल कैपिटल। इसके बाद में आता है अपना मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। अब देखो एक कंपनी पैसा ले तो आई, अब उस पैसे को कंपनी ने आग लगा दी, क्या कोई सेंस हुआ पैसा लाने का? इसका मतलब ये है कि अगर आपने पैसा रेज कर लिया पर आपको पता नहीं उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। एक कंपनी पैसा लाई है तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको इन्वेस्ट भी तो करेगी, लगाएगी, कंपनी अपने लिए फिक्स्ड असेट्स लेगी। तो अगर हम उस पैसे को फिक्स्ड असेट्स में लगा रहे हैं, मतलब यूज, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या है, यूज ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से असेट में अपना पैसा लगाना है। अगर आपने ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा डूब जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मशीन खरीद ली एकदम बेकार चलने वाली, एकदम आउटडेटेड, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आपको एक रिसोर्स क्या याद रखना है कि आपको जो पैसा है उसको कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बेसिकली कौन से फिक्स्ड असेट्स आपको उससे खरीदने हैं। दैट इज व्हाट, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। थर्ड आते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में बेसिकली आपके आईपीआर आ जाएंगे, यानी आपके जो असेट्स होते हैं बेसिकली इंटैंजिबल, आपके पेटेंट्स, आपके कॉपीराइट्स, आपके ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। देन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी बिना तो कंपनी चलेगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, यानी आपका यहाँ पे सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, कि आपने सोसाइटी के लिए क्या काम किया है, ठीक है, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और लास्ट में क्या आता है आपका नेचुरल कैपिटल, दैट मीन्स एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या काम किया है। तो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उसको आपको यूज करना है कैसे, ऑप्टिमम तरीके से, वेस्टेज नहीं करना है। तो ये 6 के 6 कैपिटल्स अगर आपकी कंपनी में है तो वो सरवाइव कर पाएगी। इनमें से कोई भी मिस हो गया तो वो सरवाइव नहीं कर सकती है। और ये कैपिटल्स कंपनी के पास है और कंपनी कैसे उसको यूज कर रही है वो सब कुछ हमें कहाँ बताना है, हमारी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बताना है। फाइन, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो अब देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो आपको आईआर बनानी है उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको इस तरीके से ये रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या बोला है इसने, स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है और आप फ्यूचर में किस तरीके से वैल्यू क्रिएशन करना चाहते हो। एक चीज याद रख लो, जो अपना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है ना, उसका बेसिक कंसेप्ट ही है वैल्यू क्रिएशन। वो बिलीव ही किस पे करता है कि एक कंपनी किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रही है, तीनों टर्म्स में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टर्म्स में वो कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, यही चीज हमें पता करनी है और यही चीज हमें रिपोर्ट करनी है। तो ये हम कह सकते हैं बैकबोन है किसका, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बैकबोन, जिस कंसेप्ट पे आईआर सरवाइव कर रहा है। क्या चीज, वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। और वैल्यू क्रिएशन के लिए दोनों चाहिए, फाइनेंशियल भी चाहिए और नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी और आप फ्यूचर में किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करोगे, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए, देन आप उसको क्या करो, कनेक्ट करो। तभी हमने बात किया, उठाकर कॉपी पेस्ट मत कर देना, कनेक्टिविटी बिठाओ, कॉम्बिनेशन बताओ कि इस तरीके से फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, देन इसको हम कैसे फ्यूचर में यूज करने वाले हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इसके बाद में आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली बात है,
कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा, रेगुलेटर, सोसाइटी हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, तो उन सब के रिलेशनशिप आपको ऐसे रखने हैं कि किसी एक को फेवर नहीं करो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शेयर होल्डर्स को फेवर कर रहे हो, बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, बैलेंस मेंटेन करना है। देन इंफॉर्मेशन जो आपको इंक्लूड करनी है वो कैसे होनी चाहिए, मटेरियल, फालतू की चीजें डाल दी भाई, कोई नहीं पढ़ने वाला है, कोई फालतू नहीं बैठा है, फाइन। देन कंसाइजनेस, टू द पॉइंट, वही एक्स्ट्रा नहीं डाल देना। एंड देन वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद में कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, यानी हम ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि हम अलग अलग ईयर्स में कंपेयर कर पाए, कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर पाए। तो ऐसे वैल्यू लिखना, ऐसे फॉर्मेट बनाना, कंसिस्टेंट रहे, अंडरस्टैंडेबल भी रहे। चलो, तो ये तो क्या था हमारा प्रिंसिपल्स, यानी जो रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं रिपोर्ट करते टाइम। देन आता है कंटेंट एलिमेंट्स। कंटेंट मतलब क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है उस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 कंटेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू दोगे, बिगिनिंग थोड़ी ये काम किया, अरे भाई पहले तो इंट्रो देना पड़ता है ना हमें हर चीज का, तो अब वही है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, उसका एनवायरनमेंट कौन सा है, कौन सी लॉज एप्लीकेबल हो रही हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है। देन आपका गवर्नेंस के लिए क्या पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम बने हुए हैं, वैल्यू क्रिएशन कैसे करोगे आप, उसके लिए आपकी गवर्नेंस क्या है वो बताना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज गवर्नेंस। देन आपका बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल में क्या आएगा आपका, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कि आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को किस तरीके से प्रोसेस किया, देन आपने उससे क्या बनाया, फिनिश गुड्स बनाया। अब ये गुड्स में भी हो सकता है, ये नॉर्मल किसी और फैक्टर में भी हो सकता है, कि लेट्स से अगर हम बात करें एम्प्लॉयज की, तो आपने किस तरीके से उनका रिक्रूटमेंट करा, क्या प्रोसेस था इंटरव्यू का, देन उनसे हम क्या आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है, उसका काम कैसे कर रही है, वो सब कुछ हमें बताना है। देन क्या आपकी स्ट्रैटेजी है और आपने हर स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, रिसोर्सेस कौन सा, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हो, वो सब कुछ, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट आउटलुक। आउटलुक में बेसिकली आ जाएगा कि आप कौन कौन सी रिस्क फेस करने वाले हो, कि चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का पूरा इसमें आ जाएगा। और लास्ट में आ रहा है बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरीके से डिसाइड करते हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको हमें इंक्लूड करना है, और ये चीजें वेस्ट है, मटीरियल नहीं है, हमें इंक्लूड नहीं करना। तो वो आपका माइंडसेट क्या है वो भी आपको पता होना है और बताना है हमें सबको। तो ये हमारे सारे यहाँ पे क्या आ गए, कंटेंट एलिमेंट्स, यानी ये सब चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या, हमारी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। चलो, अब लास्ट में आपको डिफरेंस गिवन है बेसिकली तीनों के बीच में, IR, SR और FR। देखो सबसे पहले तो हमें मीनिंग लिख देना है, तो मीनिंग का तो पॉइंट आपको बताया कॉमन आता ही आता है। इसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन। अब अगर हम लोग बात करें IR की, तो वहां पे इंफॉर्मेशन कैसी होगी, दोनों, ठीक है। देन SR में कैसी होगी, नॉन फाइनेंशियल, और उसमें कैसी होगी, ऑब्वियसली फाइनेंशियल। अगर हम लोग बात करें IR में फोकस, तो अब उसमें दोनों आते हैं, तो फिर उसमें सब आएगा, पास्ट भी आएगा, प्रेजेंट भी आएगा, फ्यूचर भी आएगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी IR में सब कुछ A to Z सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबिलिटी या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो बेसिकली वहां पर आपको क्या बताया, अगर हम सिर्फ और सिर्फ CSR के बारे में बात कर रहे हैं, तो CSR में हमने पास्ट ईयर में कितना एक्सपेंस किया है वो बताना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में या फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, तो इसमें फ्यूचर भी आ जाएगा, तो एंड करके उसको कर लेना। और हम जानते हैं फाइनेंशियल तो एकदम पास्ट वाला ही होता है। पर्पस पता है, फर्स्ट वाले का वैल्यू क्रिएशन, सेकेंड वाले का ESG एस्पेक्ट्स, और इसमें हम क्या बताते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। देन ऑडियंस, यानी टारगेट ऑडियंस, किसके लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जो फर्स्ट वाला है IR वो तो एवरी स्टेक होल्डर के लिए होगा, ठीक है। SR भी एवरी स्टेक होल्डर के लिए होगा। लेकिन जो FR है, फाइनेंशियल वाला है, फाइनेंशियल मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। स्कोप में आपको बता रखा है कौन कौन सी चीजें जो है आप इनकॉर्पोरेट करोगे, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोनों का ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स। और फ्रेमवर्क कौन सा वाला है, ये इंटरनेशनल वाला है। तो अगर हम लोग बात करें IR की, तो उसके लिए कौन सा है, अभी हमने पढ़ा IIRC, ठीक है। SR के लिए कौन सा है, GRI। और हम बात करें अगर फाइनेंशियल की, तो उसके लिए जो AS है, इंड AS है या गैप वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया तीनों के बीच में डिफरेंस। एंड विद दिस जो हमारा चैप्टर है रिपोर्टिंग वाला, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। ओके।